ये वो वक्त होता है जब तथ्यों की, लॉजिक की, मुद्दों की गूंज शुरू हो जाती है। आप गूंज देख रहे हैं, हमारा काफिला। आप जानते हैं कि पूरा 2669 किलोमीटर का सफर तय करके आज एक बार फिर स्टूडियो पहुंचा है। लेकिन आप सोचिए कि आज जब बिहार के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, इस वक्त बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक अपडेट के साथ बढ़ती चली जा रही है। लगभग 22 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस हमले का कनेक्शन रविवार रात को जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से जुड़ रहा है। जी हां, आज हमें इस खबर पर तथ्यों की गूंज करना जरूरी है, क्योंकि जो डिटेल्स आ रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। जिस तरह की जानकारी जुट रही है वो बहुत से सवाल खड़े कर रही है। हां, आज का वक्त बिहार चुनाव का है, आज का वक्त मतदान का है, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का है। हमारी नजर बनी हुई है। एग्जिट पोल भी आप जानते हैं कि हम इस बार स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर एग्जिट पोल भी कर रहे हैं, और उस एग्जिट पोल के क्या रुझान और नतीजे रहे हैं वो आपको हम लगातार आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी है वो दिल्ली में हुए उस ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी है। अब तक अगर आप अपने काम में व्यस्त रहे हैं और किसी कारणवश टीवी नहीं देख पाए हैं या फिर मोबाइल पे हम हमारे तमाम अपडेट्स को नहीं ले पाए हैं, तो आपके सामने मैं कुछ चीजें रख देना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भूटान में है और वहां से सीधा उन्होंने एक संदेश दे दिया है। संदेश क्या दिया है कि साजिशकर्ता बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम ने संदेश से यह साफ कर दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट की तह तक जाना अब अल्टीमेट टारगेट सरकार का है, इसीलिए हर कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में आज सुबह गृह मंत्री ने एक हाई लेवल बैठक की और बैठक के बाद पूरे मामले की जांच एनआईए को देने का फैसला कर दिया गया है। एनआईए जांच का सीधा मतलब आप समझते हैं, सीधा मतलब यह है कि घटना के आतंकी कनेक्शन की जांच, और हमले के 22 घंटे बाद तक जो चीजें सामने आई है उसकी 4 कड़ियां हैं। उन 4 कड़ियों को बहुत गौर से सुनिएगा। पहला है वो I-20 कार, राइट। दूसरा है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, तीसरा है पुलवामा, और चौथा जैश-ए मोहम्मद। ये 4 कड़ियां हैं। जैश-ए मोहम्मद का जिक्र आने की वजह है कार का विस्फोट, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, ये ज्यादातर जैश का तरीका रहता है। हालांकि इस ब्लास्ट का एक डिफरेंट इंपैक्ट जो है वो रहा है, यानी भारत में अब तक जितने भी धमाके किए गए हैं इस आतंकी संगठन की तरफ से, वो इससे बिल्कुल अलहदा थे। और इसीलिए एक और बात आ रही है कि क्या ये एक्सीडेंटल तो नहीं था, मतलब कहीं गड़बड़ी और एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। विस्फोट में पुलिस को कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं वो नहीं, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, जैसे कील, बोल्ट, बेरिंग, ब्लेड। ये धारदार चीजें हमेशा विस्फोटक जब जब विस्फोट हुए हैं पाए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इन चीजों से ब्लास्ट का इंपैक्ट दूर दूर तक होता है, और वहां जो सॉफ्ट टारगेट होता है उसको ये ज्यादा निशाना बनाता है, क्योंकि जितनी दूर तक ब्लास्ट होता है, जितनी भयंकर उसकी इंटेंसिटी थी, उतना वो लोगों को घायल और जख्मी और टारगेट करता है। बिना उस ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के बावजूद इस विस्फोट का असर इतना तेज था कि वहां कई सारी गाड़ियां चकनाचूर होगी, खत्म एकदम, परखच्चे उड़ गए। और इसीलिए सवाल है कि क्या ये एक नए तरीके का मॉड्यूल है या फिर एक्सीडेंट हुआ है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट की दूसरी कड़ी मिलती है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां करीब 3000 किलो विस्फोटक रखने के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर पढ़ा करते थे, पढ़ाते भी थे। इस सब की शुरुआत होती है 6 नवंबर से। 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अनंतनाग का रहने वाला एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल को 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अब ये डॉक्टर आदिल पूछताछ में कुछ चीजें कबूल करता है, और उसी में एक डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आता है, उसके बारे में कुछ मिलता है। फिर पता चलता है कि डॉक्टर मुजम्मिल
बहुत बड़े पैमाने पर विस्फोटक इकट्ठा कर रहा है। फिर पुलिस रविवार रात को फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में लेती। डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, उसने मुजम्मिल के बारे में बताया। अब डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में लिया जाता है। उसकी निशानदेही पर लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद होता है। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में लखनऊ की फिर डॉक्टर शाहिना के बारे में बताया, जिसे उसने जैश के लिए महिलाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी थी। और इन सब कार्रवाई के बीच दिल्ली में विस्फोट हो जाता है। वो कार जिसमें डॉक्टर उमर दिखाई दे रहा था, अभी मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हा आपको बता रहे थे, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था ये डॉक्टर उमर। अब इन खुलासों के बाद दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन डॉक्टर मुजम्मिल की साजिश से जुड़ता हुआ दिख रहा है। और इसी बीच सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि लाल किला धमाके में हाई इंटेंसिटी के केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। यह इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी आया पूरी तरह से तबाह हो गया। एफएसएल जांच से जल्द यह पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के सामने जो ये ब्लास्ट हुआ, उसकी पूरी साजिश 3 राज्यों में बुनी गई थी। और सूत्रों की अगर बात माने तो इसका ब्लूप्रिंट वहां कश्मीर में पुलवामा में बना था, जहां का डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर रहने वाला है। साजिश हरियाणा के फरीदाबाद में रची गई, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये तीनों जुड़े हुए हैं। और टारगेट चुना गया दिल्ली का लाल किला। इन खुलासों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी और तेज कर दी है। डॉक्टर मुजम्मिल ने जिस डॉक्टर शाहिना का नाम पूछताछ में लिया था, उसे फरीदाबाद से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस ब्लास्ट के सिलसिले में चौथा आरोपी डॉक्टर सज्जाद, उसे भी पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया गया। सारी तस्वीरें साथ में बगल में चल रही है। और ये जो शख्स है सज्जाद, डॉक्टर सज्जाद, इसके बारे में और डिटेल हमें पता लगानी है। वैसे ये जो कार ब्लास्ट हुआ है, इसमें डॉक्टर उमर मारा जा चुका है। जांच एजेंसियां अपने ताबड़तोड़ एक्शन में है। सरकार भी धमाके पर बेहद संजीदा दिख रही है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में 2011 के बाद दहशत फैलाने का दुस्साहस करने के पीछे आखिर कौन है? क्या यह धमाका साजिश के हिसाब से हुआ या संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पैनिक में यह धमाका किया गया? आज इसी पर गूंज शुरू करते हैं। मेरे सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। उसके बाद देखिए खास मेहमान भी यहाँ पर है। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर ML शर्मा जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। SP वैद जो जम्मू कश्मीर के DGP रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुशांत सरीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे 2 सहयोगी आपको जावेद अंसारी दिखाई दे रहे हैं और दीपक बिश भी दिख रहे हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, आप मेरे ख्याल से हरियाणा के फरीदाबाद में हैं, उस गांव में हैं जहां से लगातार कुछ ना कुछ मिल रहा है। अभी डॉक्टर शाहिना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या डिटेल्स आ रहे हैं? और पुलवामा से रिफत भी अब देखिए मुझे नजर आ रहे हैं। रिफत, आपका रुख भी करूंगी। पहले जावेद, क्विकली सर। देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर रूबिका आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस यहाँ पर अंदर मौजूद है। लगातार पुलिस का आने का सिलसिला चल रहा है। 5 से 6 लोगों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल यहीं पर कार्यरत था। इसके अलावा उमर, जिसने खुद को उड़ाया, वो भी यहीं पर कार्यरत था। और ये कड़ियाँ जोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि दौज जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल से बरामद वो सामान था, जिसमें विस्फोटक था, जिसमें असॉल्ट राइफल थी, टाइमर्स थे, मैगजीन थी, कई लाइव राउंड कारतूस थे। इसके अलावा यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मेरे दाहिनी तरफ जो रास्ता जा रहा है वो फतेहपुर तगा इलाका है, जहाँ से 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि लाल किले में जो धमाका हुआ
उसके तार जो फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं और इस जगह धौज के आसपास से ये तार जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसी हैं, पुलिस है, तमाम एजेंसीज, चाहे हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम उनकी एजेंसीज इस पूरे मामले की और आगे जांच में बढ़ी हैं। पुलवामा तक गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पर भी लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल यहीं पर ही काम करता था और अब यहाँ पर ही पुलिस जो है और लोगों से भी पूछताछ कर रही है। तो लगातार जो जांच का दायरा है इसमें बढ़ रहा है। जी ऑलराइट, मैं आपके पास भी आऊंगी। अब जरा एक बार रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, ये सारे के सारे तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। जो ये तीनों डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े जरूर थे, लेकिन इनका पता, इनका ठिकाना, इनकी पैदाइश सबकी सब पुलवामा में बताई जा रही है। अब तक वहां से क्या हासिल हो पाया है? देखिए रूबिका, कुल मिला के अभी तक 4 डॉक्टर जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। पहले आदिल जो डॉक्टर है, उनके एक लॉकर से जो वहाँ पे अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में था, क्योंकि वहाँ पे वो एज रेजिडेंट काम कर रहे थे, रेजिडेंट डॉक्टर, वहाँ से राइफल मिली। उसके बाद मुजम्मिल को पकड़ा गया और उसके बाद उमर का नाम सामने आया और साथ ही आज डॉक्टर सज्जाद को क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया, डिटेन किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उमर ने ये जो कार ब्लास्ट किया है, वो उनके जो 2 भाई हैं उनको भी डिटेन किया गया। उनकी मां को डीएनए टेस्ट उनका कराया गया, क्योंकि जो उमर के बॉडी पार्ट्स मिले होंगे तो उसके साथ उनको मिलाया जाएगा कि क्या वाकई ये उमर की ही लाश है या उमर ही उस गाड़ी में सवार थे। हर चीज़ को क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना है मामले को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 इंडिया पहला चैनल है जिसने पहले ही कहा था कि ये मामला बड़ा संगीन है। कल ही कहा था और कल ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था और हमने बताया था कि ऐसा लग रहा है कि एनआईए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और अब ऐसा ही होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे खास तौर से अब सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा रूबिका की, जो 2900 किलोग्राम का बारूदी मवाद मिला है, हाँ। तो क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या पहले सामान जमा करना था, उसके बाद कुछ आईडीज बनानी थी और एक जगह पे सीरियल ब्लास्ट करने थे? क्योंकि ये मामला किलो है, मतलब 2000 जी। पिछली बार आपको पता है पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स को लेकर, हाँ जी। और मतलब इतना ये कोई छोटा मोटा रूबिका मेरा मवाद नहीं है जिसे आप कह रहे हैं। मतलब ट्रक भर के आदमी ट्रक भर कर लेकर जाएगा, तब जाकर ये हम ये कह सकते हैं। आम अल्फाज में हम समझाएंगे कि 30 क्विंटल के बराबर है ये। क्या उसका मतलब है कि काफी सारी आईडीज बनानी थी, काफी सारे धमाके बनाने थे और उसके बाद किसी एरिया को दहलाना था। लेकिन चूंकि पहले से ही मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसी वजह से हड़बड़ाहट में आके उमर ने एक ये कार ब्लास्ट किया। क्या ये इसका हम निचोड़ निकाल सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये सारा पैटर्न चल रहा है, हाँ। 2 साल से ये डॉक्टर्स जो हैं उधर ही इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में हैं और साथ ही तकरीबन 10-15 दिन पहले उमर के घर पे छापा मारा है पुलिस ने। उसके बाद क्वेश्चनिंग की है, लैपटॉप लिया गया, वहाँ से फ़ोन लिया गया और उसके अलावा जब छापामारी की गई है वो डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे हुई है और डॉक्टर मुजम्मिल के भाई ने हमारे साथ बात करते हुए, जिनका नाम शकील है, उन्होंने कहा कि कई दिन पहले पुलिस आई थी वहाँ पे लास्ट फ्राइडे को और उसके बाद इस मामले की तहकीकात शुरू की गई थी। उमर को लगा होगा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो लास्ट पे वो अपने ही आप को ही उड़ाएं और कोई ऐसा धमाका करें जिससे कहीं ना कहीं ये जो लाल किले के इर्द गिर्द एरिया दहल उठे। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ा मंसूबा था जिसको पहले ही पुलिस खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस की इसमें बड़ी भूमिका रही है। हुआ ब्लास्ट है ये, अभी हमें पता लगाना है। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप तो सारे के सारे तमाम बड़े अधिकारियों के, चाहे वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो, रॉ के ऑफिसर्स हो या फिर दिल्ली पुलिस जो इसमें लगी हुई है या फिर स्पेशल सेल के अधिकारी, उन सबसे आप संपर्क में होंगे। ये बताइए ना, अभी क्या तार जुड़े हुए हैं? ये पैनिक में हुआ ब्लास्ट है, ये साजिशन, मतलब साजिश तो चल ही रही थी, लेकिन कि लाल किले को चुन लिया जाए, जितना मैसेज देना है दे दिया जाए, जैसे तैसे बस कर दिया जाए, क्योंकि बाकी जगह पर पकड़े जा रहे हैं हम। बिल्कुल रूबिका जी, बिल्कुल रूबिका, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जहाँ तक सोर्सेज की बात है, तो ये क्लियर कल ही हो चुका था कि ये धमाका कोई आम धमाका नहीं बल्कि प्लानिंग के तहत किया गया धमाका है। और सबसे अहम चीज़ ये कि इसके तार जैश से मिल रहे हैं, ये हमने कल ही बता दिया था, क्योंकि जिस तरह से जैश के खिलाफ एक बड़ा मॉड्यूल यहाँ पर JNK पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के नेटवर्क में फरीदाबाद में बस किया गया था,
7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, कई डिटेंशन किए गए थे। उसके बाद इस लिंक के ऐसे बड़े आका जो जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे, तो उसके बाद ये ग्रुप तिलमिला गया था, क्योंकि भारत के दिल्ली और बड़े दूसरे शहरों में एक बड़े धमाके की प्लानिंग थी और सिलसिलेवार बम धमाके यहाँ पर किए जाने थे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। जिस तरह से जो चीज़ें इनके पास से मिली है, उसके बाद ये लिंक पूरा जैश से था। लेकिन जिस तरह का धमाका हुआ, कल तक हम बता रहे थे कि 2 से 3 लोग उस गाड़ी में हो सकते हैं, लेकिन आज हमने ये भी तस्दीक कर ली कि सिर्फ एक शख्स गाड़ी के अंदर था। जिस वक्त धमाका हुआ था, वो हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो उसके आसपास लगे थे, उन्होंने पहचान कर ली कि सिर्फ एक शख्स धमाके के वक्त गाड़ी के अंदर था, और वो डॉक्टर उमर, क्योंकि अब तक डॉक्टर उमर का कुछ पता नहीं चला, तो डॉक्टर उमर ही से समझा जा रहा है। और डीएनए टेस्ट के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर उमर उस गाड़ी के अंदर था, और जब उस गाड़ी के अंदर था तो एक आत्मघाती हमला था, ये फिदाइन हमला जिसे कह सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास काफ़ी भीड़ रहती है, उनको बखूबी पता था। 3 घंटे तक वो एक पार्किंग में बैठा रहा और वहाँ पर उसने पूरी प्लानिंग करी, किन लोगों से बातचीत कर रहा था। उसके बाद उस गाड़ी के अंदर कुछ लोग वहाँ तक पहुँचे भी थे, लेकिन ऐन वक्त पर धमाके से पहले वो उतरे थे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी यहाँ पर दहलाने की, और उन्होंने वो उसको यहाँ पर अपने मंसूबों को अंजाम भी दिया, क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से लगातार फरीदाबाद में छापेमारी की गई थी और डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल, उसके अलावा एक लेडी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, तो उससे तिलमिला गया था ये पूरा मॉड्यूल, और इसलिए उनके कई मंसूबों को पानी फेरने के बाद वो यहाँ पर जैसे तैसे एक धमाका करना चाहते थे। ये प्लानिंग यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं कि इसीलिए ये प्लानिंग की गई थी। अब यहाँ पर सारे जो फुटेज हैं वो सब कलेक्ट किए जा रहे हैं। ओके दीपक, अभी कोई भी डिटेल आए तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा, कोई बड़ी खबर आए जरूर हमें बताइएगा। हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्शन में टीम दिखाई दे रही है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, एनएसजी हो, एनआईए हो, दिल्ली पुलिस हो, स्पेशल सेल हो, बॉम्ब स्क्वाड हो, ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये हो क्या गया, कैसे हुआ? सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर एमएल शर्मा जी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम लोग। डॉक्टर शर्मा, आपकी रीडिंग क्या है सर? ये पैनिक अटैक था या एक मैसेज देने वाला अटैक था? देखिए, ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। या तो अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता लग गया होगा या लग जाएगा। हाँ। इतना अगर ये डेलिब्रेट अटैक है, जानबूझ के किया गया है, तो चूँकि ये सुसाइड बॉम्बिंग का केस है, तो हमने बहुत केसेस में देखा है कि ऐसा अटैक करने से पहले, सुसाइडल अटैक करने से पहले नियर एंड डियर वंस को कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसका अगर मोबाइल बच गया है तो वहाँ से पता लग जाएगा, या उसके माँ हैं या उसके भाई हैं या उसके मॉड्यूल के जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनको उसने कोई ना कोई कम्युनिकेशन किया होगा। अब चूँकि वो मर चुका है डॉक्टर उमर, तो वहीं से पता चलेगा कि ये प्लान्ड डेलिब्रेट एक्सप्लोजन था या एक्सीडेंटली हुआ। तो ये पता लगाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे लगता है अभी तक पता लग गया होगा, नहीं तो 1-2 दिन में पता लग जाएगा। दूसरा, ये बड़ी साजिश तो है ही। ये अटैक जो है एक्सीडेंटल हुआ या जानबूझ के हुआ, ये छोटी बात है। असली बात तो ये है कि बहुत बड़ी साजिश है और पूरे देश में तार फैले हुए हैं, कश्मीर से लेकर यूपी तक, और ये अपना मेवात का इलाका है, फरीदाबाद वाला। हाँ। यहाँ इन्होंने इसका हरियाणा एडवांटेज लिया है, क्योंकि वहाँ मेव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी है, वो उनको कवर मिल गया है। और अभी तक ये जो 3000 किलो की जो बरामदगी हुई है, इतनी बड़ी बरामदगी कोई बहुत हाई एक्सप्लोसिव की नहीं हो सकती है। मेरा अंदाज़ यही है, और ऐसा आ भी रहा है पेपरों में, कि ये अमोनियम नाइट्रेट ही है। हाँ, और ये कॉमन एक्सप्लोसिव है, सब जगह मिलता है, लेकिन इसमें एक्सप्लोसिव पावर काफ़ी होती है। आपको याद होगा बहुत साल पहले ओक्लाहोमा में ऐसा ही एक वाइट अमेरिकन ने एक्सप्लोजन किया था। पूरे ट्रक में यही अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, उससे फेडरल बिल्डिंग पूरी उड़ गई थी। तो इसलिए इसको यूज़ किया है। मैं इस विचार का भी हूँ, और धीरे धीरे सब पता लग जाएगा कि इतना बड़ा उन्होंने जो बारूद इकट्ठा किया था, वो कोई एक टारगेट नहीं था, सीरीज़ ऑफ टारगेट्स होने चाहिए। लेकिन इसी बीच में पकड़े गए। कोई कश्मीर में पकड़ा गया, कोई फरीदाबाद में पकड़ा गया, और अब तो 4-5 आपने नाम बताए हैं, सारे पकड़े गए हैं। तो वो अपनी साजिश में सफल नहीं हुए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हुए हैं, अधिकांश 99% से ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, पुलिस एजेंसीज ने मिलके सबको पता लगाया है, और सब केसेस में मुलजिमों को पकड़ा गया है।
और उनको चार्जशीट लगी है। ओके, लेकिन मुझे बाद में चांस मिले या ना मिले, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ ठीक है सर, कि ये हमारे लॉ में कमज़ोरी है। देखिए अभी जो है हम इसमें UAPA लगा रहे हैं, ये बहुत कमज़ोर लॉ है। इसमें टाडा जैसा लॉ होना चाहिए, पोटा जैसा लॉ होना चाहिए, जिसमें एविडेंस इकट्ठा करने का ज़्यादा स्कोप होता है। तो वो लॉ नहीं है। अपने सेक्शन 113 डाला गया है, इन्होंने भारतीय न्याय संहिता में है। 113 मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत कमज़ोर धाराएं हैं। UAPA भी कमज़ोर है, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सर ये एक इम्पोर्टेंट सजेशन आपकी तरफ से आया है। आप ये कह रहे हैं कि ये जिस धाराओं के तहत ये केस दर्ज किए जा रहे हैं, ये बहुत हल्के फुल्के हैं। इस तरीके के केसेस में टाडा काम आता है, इस तरीके के केसेस में थोड़े स्ट्रॉन्ग कानून जो है वो काम आते हैं, जिसमें आपको थोड़ी आजादी मिलती है कि हम सबूत इकट्ठा कर सकें। एब्सोल्युटली। और फिर हम हमेशा देखते हैं कि जैसे ये काम सुशांत सरी ने बेहतर बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके के बाद अमित शाह की बड़ी बैठक अब खत्म हो गई है। आला अधिकारियों के साथ अमित शाह की ये बैठक थी। साजिशकर्ता की तलाश करने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। दीपक के पास और डिटेल्स है। दीपक, क्या हुआ और क्या जानकारी निकल कर आई इस बैठक से? देखिए, जिस तरह से ये मैराथन बैठक रही है और इस बैठक में सबसे अहम चीज़ ये कि उस पूरी डिटेल वाइज यहाँ पर जानकारी ली गई है। गृह मंत्रालय को ये सारी जानकारियाँ इन अधिकारियों ने दी है, क्योंकि कई अधिकारी वहाँ पर टॉप लीडर्स वहाँ पर थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, DG रैंक के अधिकारी थे। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर उस पूरे सीक्वेंस का यहाँ पर जानकारी यहाँ पर जुटाई गई थी और उस जानकारी को वहाँ पर साझा किया गया था। हालांकि अभी तक सूत्र ये नहीं बता रहे, क्योंकि कुछ देर बाद ये पता चल पाएगा कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी कोई अहम पेज वहाँ पर शामिल था या नहीं। क्योंकि एक दिन पहले शाम को, क्योंकि 22 घंटे हो चुके हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट वहां पर जरूर पेश की गई होगी। और उसके अलावा NIA और NSG के अलावा दिल्ली पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की होगी कि किस तरह का ये ब्लास्ट था और कहां तक जांच की जा सकती है। टीमें उन्होंने अब तक क्या क्या किया है, इसको लेकर यहाँ पर गृह मंत्रालय के सामने ये सारी चीजें रखी गई हैं। और ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्योंकि अभी तक ये क्लियरेंस आधिकारिक रूप से नहीं आया है। चली है 6 घंटे तक ये तमाम आला अधिकारियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक एक डिटेल, एक एक बारीकी से अवगत करवाया है। चाहे वो IB के डायरेक्टर हों, चाहे वो CBI के डायरेक्टर हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, सबके सब वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इन सबके पास से वो रिपोर्ट हासिल होनी थी और इसीलिए इन्होंने गृह मंत्रालय में गृह मंत्री के सामने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी साझा की है। और सबसे अहम चीज़ की उनकी टीमें क्या क्या कर रही हैं, किस तरह का कलेक्शन हुआ, किस तरह का एविडेंस मिला है मौके पर, और जिस तरह से ये धमाका हुआ है, इस धमाके की किस तरह की कोई डिवाइस मिली या नहीं, और किस तरह का ये धमाका था, इसको लेकर भी काफ़ी देर विचार विमर्श हुआ है। क्योंकि एक्सपर्ट्स वहाँ पर थे, उन लोगों ने अपनी राय दी है और टीमें आगे किस तरह से काम करेंगी, कहाँ तक किस किस राज्य में छापेमारी की जा रही है, कितने लोगों को डिटेंशन किया गया है, कितने लोगों से पूछताछ की गई है, ये सारा अपडेट इस वक्त इस लंबी मीटिंग में यहाँ पर गृह मंत्री के सामने रखा गया है। और रिपोर्ट को देने के साथ ही अब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर जरूर यहाँ पर जांच की जरूर बात की गई होगी, क्योंकि धमाके को लेकर यहाँ पर बात की जानी है। और सबसे अहम चीज़ की देश में पहला ऐसा हमला जो फिदायीन हमले से मिलता हुआ है, इसको लेकर लंबी चर्चा हुई होगी। एक और बड़ी खबर आ गई है। अभी शर्मा जी बता रहे थे कि इसके कनेक्शन देखिए कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं, लेकिन अब गुजरात कनेक्शन भी सामने आ गया है। गुजरात ATS ने 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर को एक बायो वेपन बनाने का टास्क दिया गया था। दिल्ली स्पेशल सेल के संपर्क में गुजरात ATS अब आ चुकी है। गुजरात ATS की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इन डॉक्टर्स को बकायदा एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर्स की जिम्मेदारी ये थी कि उनको बायो वेपन बनाना है। जावेद के पास ज्यादा डिटेल है। जावेद, ये तो बहुत खतरनाक बात है। ये 3 डॉक्टर कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, इस बात का शंका थी कि जो गुजरात ATS ने 3 लोग पकड़े हैं कि क्या इनका भी कोई लिंक हो सकता है, क्योंकि हर थ्योरी, हर पहलू को लेकर जांच तमाम एजेंसीज कर रही हैं। क्योंकि जब कल ब्लास्ट हुआ, शुरुआत में जानकारी ही नहीं आ रही थी कि ये आतंकी हमला है भी या नहीं, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली उसके सीधे तार फरीदाबाद से जुड़े। और फरीदाबाद में यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं अल फलाह में ही डॉक्टर मुजम्मिल से उसके तार जुड़े। मुजम्मिल के अलावा डॉक्टर
डॉक्टर उमर यहीं पर ही कार्यरत था, उससे तार जुड़े। तो ऐसे में तमाम जो एजेंसीज हैं हर पहलू पर जांच कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो अगर गिरफ्तारियों का आप टाइमिंग्स देखेंगे, सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है डॉक्टर मुजम्मिल की, यहाँ से गिरफ्तारी होती है और उसी दरमियान गुजरात एटीएस गिरफ्तार करती है। तो क्या कोई लिंक बन रहा है, क्या कोई आपस में कनेक्शन है, ये ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और जो बड़ा हैरान और डराने वाला है वो ये कि 2900 किलो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर विस्फोटक सामग्री मिलती है और यहाँ से 500 मीटर दूर 350 किलो विस्फोटक सामग्री मिलती है। और आप समझिए कि उसी में से डॉक्टर उमर की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक आरोपी फरार है। हाँ, डॉक्टर उमर वही आरोपी, मतलब एक छोटी सी कड़ी कि जैश का पोस्टर चिपकाते हुए इस डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद आदिल को, मेरे ख्याल से उसके बाद एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है। और अब ये कि बायो वेपन बनाने तक का टारगेट दिया जा रहा था। दीपक, जल्दी से आप हमें क्विकली इसके ऊपर एक अपडेट दे दीजिए। मुझे लगता है जानकारी आपके पास भी इसे लेकर आ रही है गुजरात एटीएस की। बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोइनुद्दीन, इन तीनों में से एक का नाम मोइनुद्दीन है जिसने एमबीबीएस किया है चीन से, और चीन से एमबीबीएस करने के बाद उसने ये पूरा प्लान रचा था। और उसने जब सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपना मुंह खोला तो उसने ये बताया कि वो बायो वेपन बनाने की एक प्लानिंग कर रहे थे। काफ़ी मतलब एक बड़ा चौंकाने वाला ये सच था जिसको यहाँ पर उगलवाया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस का संपर्क उनसे हुआ है, यूपी एटीएस के साथ साथ गुजरात एटीएस अब वहाँ पर उनसे पूछताछ करने कभी भी जा सकती है, क्योंकि अब उससे पूछना बहुत ज़रूरी है। मोइनुद्दीन ने एक ऐसा खुलासा किया क्योंकि वो चीन से एमबीबीएस करके आ चुका है और उसके साथ जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का एक बड़ा रैकेट है। अब इसको ऑपरेशन डॉक्टर्स ही कहा जाएगा, क्योंकि एजेंसियाँ इसको ऑपरेशन डॉक्टर्स नाम दे सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर कई ऐसे डॉक्टर्स पकड़े जाएंगे जो इस पूरे नेटवर्क से, इस पूरे नेक्सस को अमली जामा पहना रहे थे। और यहाँ पर जो सबसे नई चीज़ आई है वो रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। वेपन अगर रासायनिक बनेगा तो काफ़ी खतरनाक होगा आम जनता के लिए, देश के हित के लिए, और इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब जानकारी जुटाई जा रही है और इसलिए गुजरात एटीएस से संपर्क किया गया है ताकि पता लग सके कि मोइनुद्दीन से इस बायो वेपन को लेकर कल खबर आई थी। 24 घंटे पहले हमें ये जानकारी मिली थी। राइसिन क्या बोलते हैं उस राइसिन, उसका ये वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था और बहुत ही लीथल केमिकल है। लेकिन क्या ये भी इससे जुड़ा हुआ हो सकता है? गुजरात एटीएस कह रही है हाँ ऐसा लगता है कि जुड़ा हुआ हो सकता है। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। सुशांत सरी, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मतलब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना ये चौंकाने वाली बात नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की तालमेल की कमी तो यहां पर दिख ही रही है, इस पर तो बात होगी होगी। रूबिका, बात करने में तो हम किसी भी चीज पे बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है। अच्छा, जो अगर कोई गफलत है, और उस पर भी आई एम कीपिंग एन ओपन माइंड, लेकिन गफलत शायद ये हो सकती है कि आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उसको करने की उस समय जरूरत थी? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये, और अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो डॉक्टर उमर है वो या तो एक्सीडेंटली या जानबूझ करके उसने अपने आप को उड़ा लिया उस गाड़ी में। अब पता नहीं वो था कोई और था, वी डोंट नो, जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती वो बात करना बेमानी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से या तो आप सबको पकड़ लेते, या आपको ये नहीं पता था कि अगर ये भागा है तो शायद जो सारा का सारा इन्होंने बारूदी मवाद इकट्ठा किया हुआ था, वो क्या कोई एक बहुत बड़ा बम जो शायद सिर्फ एक ट्रक में ही फिट हो सकता है। और हमने देखा हुआ है कि पहले भारत में तो नहीं लेकिन बाकी जगहों पे ट्रक्स में इस तरीके के आईईडीज को रिगअप किया गया और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या कोई बहुत बड़ा टारगेट को अटैक किया गया और बहुत विध्वंस किया है वहां पर। क्या वो सुबह था? ये भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पड़ेगा। या फिर जो पुराना इनका एक मोडस ऑपरेंडी था रूबिका, जिसमें हमने देखा इंडियन मुजाहिदीन और बाकी ये जो क्या बोलूं, इनको गाली भी नहीं दे सकते आपके प्रोग्राम में, लेकिन ये जो घटिया से लोग थे, इन्होंने मल्टीपल सीरियल ब्लास्ट किए शहरों में। क्या उस टाइप का था कि भाई आप 8-10 जगह पे एक सीरियल ब्लास्ट करेंगे या 8-10 शहरों में कोऑर्डिनेट करके करेंगे? हमको पता नहीं, वो पता अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। अगर तो मेरे हिसाब से तो हम बड़े सस्ते में छूट गए। अब मुझे मालूम है कि ये बहुत बुरा लगता है ये कहना, 12 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, इसमें कई
लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं बुरी तरीके से। और ये कहना कि जी ये तो हम बड़ी सस्ते में छूट गए हैं, ये अजीब सी बात लगती है। लेकिन अगर आप मवाद देखें जो इनके पास था और उसके बाद उसकी तुलना करें जो कल हुआ और वो उसको कैनवस बहुत बड़ा हो सकता था। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके कर्नल दानवी, ये लेकिन सुशांत, मैं बस आपके पास आ रही हूँ। दो और एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर्नल दानवीर भी। कर्नल दानवीर, आप व्हाट डू यू रीड इनटू इट? क्या लग रहा है आपको ये? जैसा मैंने कहा तालमेल की कमी थी, लेकिन सुशांत इससे अग्री नहीं कर रहे हैं। बोले आपने सुना क्या कह रहे हैं कि ये मुझे लगता है कि सक्सेस है, बहुत कुछ हो सकता था। देखिए रूबिका, आज सवेरे भी आपके शो में बात कर रहे थे और हमने रायचीन की भी बात करी थी और मैंने इसको सवेरे भी सक्सेस के तौर पे माना था, जो कि जो लोग मारे गए हैं वो दुखद है, बिल्कुल सैड है। तो उनके लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल सक्सेस नहीं था, लेकिन जिस तरीके से स्केल और डायमेंशन में जो डैमेज होता उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी सक्सेस रही है ये। क्यों? अगर आपको इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, अगर आपके लोग ओक्लाहोमा बॉम्बिंग की फ़ोटो दिखा दें दर्शकों को, जिसमें सिर्फ 2000 किलो का अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, उससे जो डैमेज दिखेगा आपको तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा हमला ये कर सकते थे। हमारे पास इनके फरीदाबाद में जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है अमोनियम नाइट्रेट, ओक्लाहोमा से 1000 किलो ज्यादा बरामद हुआ है। बाप रे, मैं देख रही हूँ वो। और क्या हम वो तस्वीरें दिखा सकते हैं? और 350 केजी का आरडीएक्स की भी बात मैं कहीं पढ़ रहा था, अब कहां तक वो सही है नहीं है, लेकिन वो सही होनी चाहिए, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अकेले नहीं फट सकता, उसको मिक्स करना पड़ता है या टीएनटी से 50% के अनुपात में। तो लेकिन टीएनटी मिलाएंगे तो करीब 1500 केजी टीएनटी चाहिए, तो वो लॉजिस्टिकली इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। आरडीएक्स जो कि बहुत ही हाई एक्सप्लोजिव है, मिलिट्री ग्रेड, वो मेरे ख्याल से 10 से 15% मिक्स करने से ही वो पूरी अमोनियम नाइट्रेट की इस खेप को बहुत बड़े बम में तब्दील कर सकता है। एक बड़ा अपडेट आ रहा है, मैं आपको यही रोक रही हूँ और आई थिंक यहां से हम फॉरवर्ड जाएंगे। उमर के बारे में ये बहुत बड़ा अपडेट है। ये 3.5 घंटे तक पार्किंग में कार में बैठा रहा। उमर धमाके से पहले 3.5 घंटे तक गाड़ी में ही बैठा रहा, वो निकला नहीं गाड़ी से। 3:19 पर पार्किंग में गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिर 6:48 पर वो बाहर आया है और इस बीच वो गाड़ी से बाहर निकला ही नहीं, वो गाड़ी में ही बैठा रहा है। दीपक के पास और सूचना है। दीपक, बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा। 3 घंटे की बात की गई है और 3:19 में वो गाड़ी के अंदर वहाँ पर प्रवेश करता है एंट्री गेट से, और उसके बाद 6:48 पर बाहर निकलता है। 3 घंटे का वो समय जब वो गाड़ी के अंदर अकेला बैठा रहा, तो कहीं ना कहीं उसने कई लोगों से बातचीत जरूर की होगी। जैसा हमारे एक्सपर्ट अभी बता रहे थे कि उसने हो सकता है कि फ़ोन कॉल से अपने किसी रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपनी फैमिली में किसी से बात की गई हो, और इसीलिए हमने सुबह यही यहाँ पर अपने न्यूज़ में ये खबर यहाँ फ्लैश की थी कि यहाँ पर से डंप डेटा उठाया गया है, इस पार्किंग का डंप डेटा उठाया गया है। जो नंबर उस वक्त यहाँ पर चल रहे थे कल शाम को, वो सारे डंप डेटा में कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ उस नंबर को एक्सपर्टाइज करेंगी, उसको तलाशेंगी। और यहाँ पर 3 घंटे तक वो कार के अंदर बैठा रहा। उसके बाद उसने किस तरह से अपना मन बनाया, कितने लोगों से बात की, और उसके बाद 3 घंटे बाद वो 6:48 पर पहुँचता है चांदी चौक पर, उस जगह पर जहाँ पर खुद लाल किले के ठीक उस रेड लाइट के पास, और वहाँ पर धमाका हो जाता है। धमाके से पहले उसके साथ क्या कोई था या उसके आसपास कोई था, किसी ने उसे इशारा किया, कोई लॉजिस्टिक सपोर्टर था या नहीं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज के माध्यम से इकट्ठा की जाएगी। लेकिन ये बड़ी जानकारी यहाँ पर है कि 3 घंटे तक वो अकेला कार के अंदर बैठा रहा और इसी पार्किंग में बैठा रहा, इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा होगा और इसीलिए वो वहां पर बैठा रहा। अब कर्नल दानवी 30 सेकंड में, उसके बाद मैं वैद साहब का रुख करूंगी। वो एक्सप्लोसिव के साथ आप कह रहे हैं अगर वो अमोनियम नाइट्रेट था तो वो अपने आप तो फट नहीं सकता है। अब यहां से वो इंतजार कर रहा है कोई इंस्ट्रक्शन उसे मिले। मैं सिर्फ सोच रही हूँ, ये हाइपोथेटिकल है, उसे इंस्ट्रक्शन मिला होगा, वो आगे गया होगा। अब ये अचानक फट गया या फिर सोची समझी साजिश के तहत? देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि
अचानक भी फट सकता है, अनजाने से फट सकता है। हो सकता है कि ये क्योंकि धरपकड़ चल रही थी, हो सकता है कि कुछ जो बचा सकता हो एक्सप्लोजिव, वो बचा के कहीं और ले जाना चाह रहा हो, कहीं और लॉजिस्टिकली ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा हो और उस बीच इंतज़ार कर रहा हो, कहीं कोऑर्डिनेशन कर रहा हो, या ये वाकई आत्मघाती बनकर और विस्फोट करने का सही टाइम तलाश रहा हो, या मनोवैज्ञानिक असमंजस में फंसा हो, या कहीं पार से कोई इंस्ट्रक्शन ले रहा हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये तो रिवील होगा एज एन हाउ जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस प्रोग्रेस करेगी। तो ये एक पिन पॉइंटेडली ऐसे अभी कहना तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ओके, एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद साहब, आप क्या रीड कर रहे हैं? ये अब तक की जितनी भी खबरें आई हैं, आप सुबह से, मुझे पूरा यकीन है, हर एक डिटेल को बहुत गंभीरता से, सहजता से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या आप दर्शकों तक बहुत क्लियरली बता सकते हैं अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसे लेकर? रूबिका जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है जो सुशांत सरीन साहब कह रहे थे, मैं इनसे काफी सहमत हूं इस मुद्दे पे कि ये कहना कि सस्ते में छूट गए, लेकिन ये बात सही है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। इसका मकसद कुछ बहुत बड़ा करने का था। आप गुजरात का ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, दोनों में बहुत बड़ी कार्रवाई करने की साजिश थी ये, और ये एक दो दिन में नहीं बनी है। इसमें बहुत गहराई से, बहुत समय से ये प्लानिंग हुई है और इसको किया गया। किस तरह से इन डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करके इस हद तक कर दिया कि वो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार। आप इमेजिन करें किसी को अपनी सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए कितना ज्यादा आप वो आदमी रेडिकलाइज होना चाहिए, पॉइजन किया जाना चाहिए। हाँ। दूसरा ये जो 3 घंटे वहां पार्किंग में रहा है, मुझे लगता है, देखिए कर्नल साहब सही बोल रहे हैं, दानवीर जी सही बोल रहे हैं, ये पूरा तो तभी पता चलेगा जब अगर इसका नंबर इनको मिल गया और उसकी कहाँ कहाँ कांटेक्ट हुए हैं वो पता चलेगा, किस किस से बात की है। लेकिन हो सकता है ये अपने कुछ लोगों से बात किया हो, अपने हैंडलर से बात किया हो, कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा हो। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बोल रहा हूं, मुझे लगता है जब इसने देखा कि मेरे बाकी साथी पकड़े गए हैं और रिकवरी हो गई है, इससे पहले कि पुलिस मुझे भी पकड़े और मेरा टार्चर हो या मेरे से रिकवरी हो, मैं ये बड़ा कदम लूं। और इसने लिया, और ये 3 घंटे का वेट इसलिए कर रहा था कि आप जानते हैं, आप दिल्ली में जो लोग रहे हैं, कि पीक टाइम 5-6 बजे के बाद होता है और 7 बजे इज द पीक टाइम फॉर मैक्सिमम कैजुअलिटी। हाँ सर। इन्फ्लिक्टिंग। और दूसरा, इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं? इसकी मैसेजिंग है, क्योंकि इसके जो हैंडलर हैं वो डेस्परेट थे कि 2014 से हम कोई बड़ी वारदात दिल्ली में या बाहर भारत के इंटीरियर में नहीं कर पा रहे थे। तो वो इस मौके में, इस फराक में थे, जो हमारी बीजेपी की सरकार बोलती भी थी कि 14 के बाद कोई हादसा नहीं होने दिया। ISI और आसिम मुनीर, कोई वो बात खड़कती थी, तो वो इसी मौके को ढूंढ रहे थे और वो कल ये बड़ा हादसा नहीं कर पाए, लेकिन कल का हादसा हमें फेस करना पड़ा। और गुजरात वाले को भी लाइटली मत लीजिए। मैं समझता हूं बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। पता नहीं इस तरह के कितने मॉड्यूल हैं जो चल रहे हैं, जो इस देश में पनप रहे हैं। वैसे एक और बड़ी खबर आई है, नजर उन पर रखनी चाहिए। ये जो आपने संजीदगी से बात रखी है सर, इस पर हम सबको बहुत गौर करना होगा और ध्यान देना होगा। किसी भी एजेंडा के चक्कर में नहीं आना है, पहले देश बाद में सब। अभी सारे ये ह्यूमन एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे, याद रखिएगा आप। सारे के सारे वो चेहरे जो अभी बैठे हुए थे, छिपे हुए थे ममदानी पर, जय श्री, बिल्कुल जय जय के नारे लगा रहे थे, वो सब के सब अब वापस आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस वक्त आपके अगल बगल आपको कुछ भी संदिग्ध लगता है, फौरन पुलिस को कांटेक्ट कीजिएगा। डॉक्टर शाहीन के घर पहुंच गई इस बीच यूपी ATS।
यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन के पापा से, उनके पिता से पूछताछ करने वाली है और एटीएस के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी वहां पर मौजूद है डॉक्टर शाहीन के घर पर। ये वही डॉक्टर शाहीन है जिसकी गाड़ी में कुछ असला और कुछ वेपन बरामद हुए थे और बताया ये जा रहा है कि ये भी डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर के साथ लगातार संपर्क में थी और अब उसको जो है उसके पिता से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर सरीन साहब भी हमारे साथ और बाकी सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं क्विकली आपसे छोटा छोटा कमेंट लेना चाहूंगी। कर्नल, आपसे शुरू कर रही हूँ। अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, अभी कुछ और मुझे तो लगता है कि वी आर मिसिंग अ लॉट अभी तो। जैसे वैद साहब ने कहा कि बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स की दिमाग से सोचें तो वो कभी भी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ही विल नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर गेम लंबा खेलना है और जिस तरीके से आसिम मुनीर ने गेम लंबा खेलने की तजवीज़ बनाई, पुलवामा में हमने उसका एक चैप्टर देखा। तो बहुत सारे मॉड्यूल ऐसे हो सकते हैं और इसके बाद अगले 2-3 दिन में, हफ्ते में बहुत सारी धरपकड़ सामने होगी और बहुत सारे कैशेस भी मिलेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुशांत सरीन, मैं प्लीज 20-20 सेकंड में जेंटलमैन, और उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा। सुशांत सरीन। नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक जो चीज ऑपरेशन सिंदूर में हुई, हाँ। वो हम शायद उसको निगलेक्ट कर रहे हैं रूबिका, और इसको हमारे को समझना चाहिए कि हमने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की, आई थिंक दैट लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने जंग जीत ली तो इंफॉर्मेशन की क्या बात होती है। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ। भाई, अब पाकिस्तानी क्या सोच रहा है आज की डेट में, मैं ये नहीं मानता कि वो सही है, लेकिन अगर आप आसिम मुनीर, आज आप क्या सोच रहे हैं? ट्रंप मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, मेरे को खाने पे बुलाता है, मेरी बातें सुनता है, मेरी प्रशंसा करता है, ठीक है। वो जो चपड़ासी उसके साथ घूमता है आसिम मुनीर के साथ, जिसका नाम प्रधानमंत्री है उनका, शहबाज शरीफ, उसकी भी वो बार बार उसकी चापलूसी करते रहता है। सऊदी अरेबिया जो है उनके साथ उनका एक समझौता तय पा गया है। तुर्की और चीन जो है वो उनकी पुष्ट पे है, उसके साथ बाकी और कई सारे देश हैं जो उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर मैं आसिम मुनीर हूं आज की डेट में, मैं मानूंगा कि भारत को अब मैं चुनौती दे सकता हूं और लेट मी सी के इंडिया क्या करेगा। तो आप सिंदूर का एक बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे सामने नजर आ रहा है और शायद सिंदूर 2 को हमको शायद जल्द ही जल्द करना पड़े। और अब भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर निर्देश और संदेश दे दिया है कि कोई भी हमला भारत की धरती पर अगर हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा, उससे कम कुछ भी नहीं। मैं माफ़ी चाहती हूँ शर्मा सर और वैद्य साहब, मेरे पास वक्त इतनी ही इजाज़त दे रहा है। उसके बाद एग्जिट पोल के तमाम जो रुझान है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अपना ख्याल रखिएगा और सतर्क रहिएगा।